दोस्तों, क्या देश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव हम होते देख रहे हैं? क्या राजनीति का रुख बदलने जा रहा है? क्या जो टाइड है मोदी जी के नाम की, क्या वो गोते खाने शुरू कर दी है उसने? दोस्तों, 2014 से देश की डेमोक्रेसी को एक सवाल ने बड़ा परेशान किया। वो सवाल था कि मोदी नहीं तो कौन? 140 करोड़ की आबादी वाली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सवाल अगर उठ जाए, तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल या निशान है। हालांकि कुछ गिनती इसको एज ए बैज, एज ए ऑनर पेश करती थी कि बताओ भाई, मोदी नहीं तो कौन। अब हम देख रहे हैं कि ये सवाल आज जब हम दोस्तों 2026 में इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। इसकी रेलेवेंसी धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। लेकिन अगर मोस्ट पॉपुलर लीडर की बात करें, तो आज भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। लेकिन बात सिर्फ इस फैक्चुअल पोजीशन की नहीं है कि मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है। हमें ग्राफ भी देखना होगा कि ये जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, ये बढ़ रहा है ऊपर को, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। इस ग्राफ को देखने से हमें पता पता लग सकता है कि आने वाले वक्त जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। डाटा की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो दोस्तों इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2025 का डाटा है, वो बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो 72% थी 2023 में, वो घटकर 58% तक पहुंच चुकी है 2025 में। आज हम 2026 में है, सीजीबी का प्रोटेस्ट होके हटा है। अभी आप पॉपुलैरिटी चेक कराएंगे तो शार्प डिक्लाइन उसमें नजर शायद आ जाएगा। मैं कहता हूँ डाटा डाटा के ऊपर इतना ना जाए, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो। 72% से 58 ना गई हो, 60 गई हो, 65 गई हो। लेकिन ये जो डाउनफॉल है, इसके ये मतलब मैथमेटिकली हो सकता है कि ये कम हो, परसेंटेज के मामले में कम हो, लेकिन पॉलिटिकली इसके मायने होते हैं। जब किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर की पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल आता है, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसको हम कहें कि वो ग्राफ से ही परे है, कि ग्राफ में उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं नापा जा सकता, वो युग पुरुष है, वो अवतार है, वो अवतरित हुए हैं इस भारत में। तो ऐसे लीडर की जो पॉपुलैरिटी में अगर 1, 2, 5, 10% का भी डाउनफॉल आता है, तो वो अपने आप में कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो अपने आप में कुछ इंडिकेशंस हैं। ये जो गिरता हुआ जो जो ग्राफ है, जो डाउनफॉल है पॉपुलैरिटी का, ये कम से कम उस सवाल को जवाब देने की कोशिश तो कर रहा है, मोदी नहीं तो कौन। इस गिरते हुए ग्राफ ने उनकी जो इनविंसिबिलिटी है, जो लार्जर देन लाइफ जो उनकी इमेज जो बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो नीचे आ रही है। मैं फिर बता दूं, अगर मोस्ट पॉपुलर लीडर की बात करें, अभी भी नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी जी ही मिलेंगे। लेकिन बात सिर्फ उस फैक्ट की नहीं है हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, बात तो है कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा है, किसका ग्राफ गिर रहा है और किसका ग्राफ उठ रहा है। आगे चलते हैं, ये डाउनफॉल हो क्यों रहा है और क्यों आज हम 26 में इसकी बात कर रहे हैं, मतलब अभी ही क्यों बात होनी शुरू हो गई है इसकी। जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, तो कुछ नारों के साथ आए थे, डेवलपमेंट के नारों के साथ आए थे कि 2 करोड़ जो है नौकरियां हम हर साल नौजवानों को देंगे, अच्छी सेहत सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा रोजगार होगा, मतलब सब कुछ बढ़िया होगा, सब चंगा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ इंडिसेस देखें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखें आज की, तो वो हमें क्या पिक्चर पेश कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा देश 177 देशों में, 177 देशों में 176 नंबर पर है, सेकंड लास्ट। और पिछले 3-4 सालों में जो बॉटम के 5 देश हैं, उन्हीं में ही इंडिया जो है वो ऊपर नीचे होता रहा है। तो ये हाल है हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट का, पॉल्यूशन का। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 131वें नंबर पर है हम 148 देशों में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पर हैं 123 में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 157 रैंकिंग पर हैं 180 देशों में। आप कहेंगे डाटा हो सकता है डिफेक्टिव हो सकता है मैनिपुलेटेड हो। मान लेते हैं, हम डाटा पे ध्यान नहीं देते हैं, हम रियल लाइफ पे चलते हैं कि रियल लाइफ में लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह हमारे बिल्कुल सामने की बात है कि जब जब जो सर्दियों का मौसम आता है, हम देखते हैं कि एयर प्योरीफायर की जो सेल परचेज है, वो बहुत बड़ी गिनती में पिछले 2-3 सालों में बढ़ी है। और एयर प्योरीफायर की जो परचेज है, उनका बढ़ना जो एनवायरमेंटल इंडेक्स का जो ग्राफ हमारा नीचे गया है, जो लेवल हमारा नीचे है, उसको कोरोबरेट करता है। हम देखते हैं कि कई बार कि रेड़े रिक्शे में लगकर रखकर एक मरीज को हॉस्पिटल तक लेके जाया जा रहा है। एक प्रेग्नेंट वुमन को अंदर बेड नहीं मिलता है, जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल के बाहर हो जाती है। किसी की डेथ हो जाए तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, उसको कंधे पे रख के बॉडी को जो है अपने घर वापस लेके जाना पड़ता है। ये हमारे सामने की बात है, ये कोरेबोरेट करता है कि हमारा जो हेल्थ इंडेक्स है उसका लेवल क्या है। और हमारे सामने ये भी है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ कोई बात करता है, कोई ऐसी बात करता है जो नहीं पसंद आती है किसी बड़े नेता को, तो उसके ऊपर एफआईआर भी होती है, उसको जेल भी जाना पड़ता है। ये इस बात को कोरोबोरेट कर रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारा किस लेवल पर है। तो अगर डाटाज को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक बार को मैनिपुलेटेड मान भी लें, तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों के, जो हम अपने सामने देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोबोरेट कर रहे हैं उन डाटाज को। और जो वायदे किए थे बीजेपी ने, मोदी जी ने 2014 में जब वो आए थे,
उन वायदों से जो एक्सपेक्टेशन बनी थी लोगों की, वो एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं वो टूटी है, वो चकनाचूर हुई है। और अगर एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, तो कहीं न कहीं पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल तो आता ही है। और फिर उसी के साथ एक बड़ा सपना ये भी दिखाया गया था कि मोदी जी के आने के बाद जो है, दुनिया के नक्शे पर अब भारत चमकने लगा है। विश्व गुरु जो है हम बन गए हैं या आने वाले वक़्त में बन जाएँगे। देखो, आज का जो दौर है ना, वो विश्व गुरु का दौर नहीं है। यहाँ आज का दौर इस बात पे ध्यान देना है कि कैसे दुनिया में जो देश है उनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सके, कैसे वो एक दूसरे को रिगार्ड दे सके। इस बात का माहौल इस वक्त दुनिया में है। कोई मुल्क अगर ये कहे कि मैं बेस्ट हूँ, वो कह सकता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने पैरामीटर हो सकते हैं अपने आप को बेस्ट कहने के लिए, हूँ मैं दुनिया में बेस्ट हूँ। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं दुनिया को लीड करूंगा, मैं विश्व गुरु हूँ, उसके लिए जरूरी है कि आपके चेले भी हों और आपकी डिक्टेट को दुनिया के जो दूसरे देश है वो माने, वो सुने। तो ये वो वक्त नहीं है कि आप ये डिक्लेयर कर दें कि वी विल लीड द वर्ल्ड और हम विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारी तरफ देखे, जो हम कर रहे हैं दुनिया में अब वो होगा। इस चीज के लिए कोई नहीं मानेगा। तो गुरु होने के लिए चेलों का होना जरूरी है, और कोई आपका चेला क्यों बनेगा। एक तो ये बात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेसी रही है वर्ल्ड लेवल पर, जब खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनका रवैया पाकिस्तान की तरफ कैसा रहा और इंडिया की तरफ कैसा रहा, वो भी हमने देखा है। और साथ में हमें अपने एमपीज को भेजना पड़ा पूरी दुनिया में ये स्टैंड क्लियर करने के लिए कि भाई गलती किसकी थी, हमारी थी, पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान ने क्या गलती की और हमने क्यों ये सारी कार्रवाई की। और उसके साथ रिसेंटली अब हम देखें, जो ईरान यूएस की जो पीस टॉक है, उसमें पाकिस्तान जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु की एक छवि बनाकर देश के लोगों के सामने पेश की थी कि मोदी जी के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद इंडिया दुनिया के नक्शे पे दिखने लगा, पहले नहीं दिखता था, वो छवि भी कहीं ना कहीं वो टूटी है। तो डिप्लोमेटिक जो इमेज थी, जो इमेज चमकाने की कोशिश की थी देश के लोगों के सामने, वो उस इमेज पे भी लोगों को जो है वो सेटबैक मिला है कि जो उम्मीदें उनकी थी कि दुनिया में हम परचम फहरा देंगे अपना, वो नहीं हो पाया। हालांकि और साथ में हम देखें ना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पेनल्टी लगाता है, टैरिफ, मतलब टैरिफ के नाम पे जो पेनल्टी हमारे ऊपर लगाता है, जैसे ही हम कुछ सॉवरन डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि हमने देश क्या तय करेगा, तेल किससे लेगा, कहाँ से लेगा, किस करेंसी में वो डील करेगा, तो वहां से जो है ट्रंप, जिसको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है हमारा, तो वो जो है वो पेनल्टी लगा देते हैं टैरिफ के रूप में। तो ये जो चीजें हैं, इसने भी लोगों का मोह भंग किया है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट फिर यही आएगा कि जो हम जब बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और जब नहीं खरे उतरते हैं, फिर पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल आता है। फिर मैं इसको थोड़ा जोड़ के देखूं, जो रीसेंट जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है, रीसेंट प्रोटेस्ट जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस रही है, उससे पहले जो वर्कर्स के प्रोटेस्ट नोएडा वगैरह में हुए हैं, इसमें खास बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं नहीं कहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट थे ये गवर्नमेंट के खिलाफ थे या बीजेपी के खिलाफ थे या मोदी जी के खिलाफ थे। अभी तक भी लोगों में वो रोष नहीं है कि वो सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ जो है खड़े हो जाएं या मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाएं। वर्कर्स का प्रोटेस्ट जो है वो जो जो लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ था, जो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके खिलाफ था कि तनख्वाह बढ़ाओ जी हमारी। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था वो अकाउंटेबिलिटी को लेके था कि ठीक है, नीट का पेपर लीक हो गया तो इसके लिए जो अकाउंटेबल है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे, वो रिजाइन दे। कहीं पर भी ये प्रोटेस्ट एंटी बीजेपी या एंटी मोदी नहीं था। लेकिन जब वहां से सोनम वांगचुक को उठाया गया और जैसे बच्चों पर लाठी चार्ज हुआ, तो वो बच्चे जो जो अपने घरों में अब तक ये सुनते आए थे कि मोदी जी ने आकर देश को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, मोदी जी सबसे प्यार करते हैं, मोदी जी देश की चिंता करते हैं, मोदी जी देश के नौजवानों की चिंता करते हैं, मोदी जी हैं तो बस सब बढ़िया है। तो वो जो इमेज उन बच्चों के मन में थी, जब उनको लाठियां पड़ी, तब उन्होंने वो देखा सामने कि इन लाठियों के पीछे कौन है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देश के हित की बात कर रहे हैं, हम जन गण मन गा रहे हैं, हम भारत माता की जय कर रहे हैं और हमें डंडे पड़ रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। तो वो जो सारा गुस्सा था, जो वो सारी नाराजगी थी, वो मोदी जी की तरफ जाती है। वो डंडे थे, जब उनको लाठियां पड़ी उन बच्चों को, एक दिन में वो पॉलिटिसाइज हो गए, एक दिन में उनका राजनीतिकरण हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे उन्होंने चुन चुनकर मीम बनाए मोदी जी को लेकर, कैसे उन्होंने उनके लिए शब्दावली इस्तेमाल करी, सही की गलत की वो दूसरा मैटर है, उसके ऊपर मेरी कुछ वीडियोस पहले हैं, वो आप देख सकते हैं। हालत ये आ गई कि मोदी जी को रात को 12-12 बजे उठकर इन जेंजीज से डील करने के लिए रील्स बनाकर उनकी जबान में कोशिश की उन्होंने कि मैं बात करूं उनको और अपनी तरफ करूं। और हालत ये भी आ गई कि मैं ये तो नहीं कहें कि बहुत जल्दी डिमांड जो है मान ली गई स्टूडेंट्स की, लेकिन डिमांड मान ली। डिमांड्स मान लेना, इस सरकार के जरिए इस्तीफा फिर ले लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि अगर
जल्दी से जल्दी इस्तीफा ना लिया जाता, डिमांड्स ना मानी जाती, अगर 2-4 दिन भी ये प्रोटेस्ट और चलता, तो मोदी जी की इमेज में जो डेंट पड़ना शुरू हो गया था और जो डेंट पड़ चुका है वो परमानेंट डेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर 2-4 दिन और भी प्रोटेस्ट चलता तो उनकी जो वो जो युग पुरुष वाली छवि के ऊपर वो ऐसा डेंट पड़ता कि सवाल तो ये उठता कि युग पुरुष तो बहुत दूर की बात है कि आप क्या हैं? आप एक बहुत ही सामान्य से इंसान हैं। आप वेदर यू आर एलिजिबल फॉर ए पीएम ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ तक बात चली जानी थी, तो वो तो अच्छा हुआ कि जल्दी डिमांड्स बच्चों की मान ली गई। तो इस बात से मेरा मतलब ये था कि अभी तक भी पॉलिटिसाइजेशन लोगों का वो नहीं हुआ है कि वो कहें कि यार बीजेपी को हटा दो, मोदी को हटा दो। हालांकि जब बच्चों के डंडे पड़े तब सारा गुस्सा बीजेपी और मोदी जी की तरफ वो डाइवर्ट हुआ। ये तो बात कर ली हमने बीजेपी मोदी जी की जो रूलिंग जो चल रहा है सिनेरियो। ऑपोजिशन इस वक्त क्या कर रही है, खास तौर से ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन में, और उसमें भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जिनका नाम है राहुल गांधी, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। उनको लेकर एक सवाल ये उठ रहा है कि यार ये सब जो अब करना शुरू किया उन्होंने सीजीपी के प्रोटेस्ट के बाद, खास तौर से पहले क्यों नहीं कर रहे थे, ये क्या एनकैश कर रहे हैं नौजवानों के गुस्से को। तो देखो, ये सब जो वो अब कर रहे हैं ये वो लगातार पिछले 2-4 सालों से लगातार कर रहे हैं। फर्क ये है कि विजिबिलिटी अब उनकी बढ़ गई है, उनकी जो शैली है अपने आप को पेश करने की उसमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो पहले क्या कर रहे थे, पहले भी वो यही कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा 2 बार उन्होंने की, बारिश थी, ठंड थी, सर्दी थी, वो लगातार उन्होंने जारी रखी। लोगों से जाकर वो लोगों के बीच में जाकर उन्होंने मिलने जाना शुरू किया, बातचीत लोगों से करनी शुरू की। ये सब काम वो लगातार पिछले 2, 4, 5 सालों से कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि अब उनकी विज़िबिलिटी बढ़ रही है। और वो विजिबिलिटी क्यों बढ़ रही है? जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है लगातार गिर रही है, तो जब किसी नेता की रूलिंग पार्टी उसके नेता की पॉपुलैरिटी गिरेगी तो किसी न किसी की पॉपुलैरिटी उठेगी भी। अब अगर हम उसी डाटा पे वापस आएँ, जो इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन जो उनका जो डाटा है, वहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरती हुई दिख रही है, वहीं पर राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी उसमें गैप है। अगर मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, राहुल गांधी जी की उठ रही है, तो गैप है, अभी अभी तक वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं आया है। तो हालांकि वो डाटा जो है 2025 का, अगर आज हम डाटा करें, आज सर्वे करवाएं, तो रिजल्ट कुछ और आ सकते हैं। तो ये कहना कि राहुल गांधी जी अब एनकैश कर रहे हैं, तो नहीं, वो पहले भी ये कर रहे थे। विजिबिलिटी उनकी बढ़ गई है, उनकी जबान में जरूर कुछ अग्रेशन अब आ गया है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है उसमें फर्क आ गया है। रिसेंट में बात करूं, जो छात्रों की गूंज को लेके जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसमें आप अगर देखें कि जो उनका पिछला अभी जो हुआ है महिलाओं को लेकर, उससे पहला वाला जो प्रोग्राम था, उनके पीछे स्क्रीन थी। स्क्रीन पे आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, स्क्रीन पर आपको अडानी नजर आएंगे, स्क्रीन पर आपको मोहन भागवत नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किसी मतलब ऑपोजिशन के लीडर ने आरएसएस को जिस तरह से पेश किया उस वक्त स्टेज पे, जो नेक्सस दिखाया है आरएसएस का और कॉरपोरेट का, अडानी का और आरएसएस का, वो अपने आप में एक नई चीज है। आरएसएस की पेशकारी ऐसे होती रही कि वो एक कम्युनल फोर्स है, वो एक फासिस्ट फोर्स है, वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करती है, उसका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, वो एक रिग्रेसिव फोर्स है। इस तरह से पेशकारी आरएसएस की होती रही। लेकिन आरएसएस का कनेक्शन, आरएसएस का नेक्सस विद कॉरपोरेट, ये अपने आप में नई चीज थी। मुझे तो लगता है कि आरएसएस ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी पेशकारी जो है वो इस तरह से हो जाएगी। ये एक नयापन है उनकी बातचीत में। दूसरा जो रिसेंट प्रोग्राम हुआ है छात्रों की गूंज का, जो महिलाओं को लेकर ब्रेक द केज, पिंजरा तोड़ वाला जो उन्होंने किया, वो अपने आप में कमाल का है। वो महिलाओं के सामने मनुस्मृति रखते हैं और वो बताते हैं कि जो रूलिंग पार्टी में कुछ लोग बैठे हैं, उनकी जो पैट्रियार्किक जो सोच है वो कहाँ से आती है। वो मनुस्मृति का वो श्लोक पढ़ते हैं, जिस श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जो महिला है जब वो छोटी है वो अपने फादर की अथॉरिटी में होती है, जब वो बड़ी होती है, फादर नहीं है, तो वो अपने भाई की अथॉरिटी में है, जब वो और बड़ी होती है, शादी होती है, तो वो अपने पति की अथॉरिटी में है, अगर पति नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो फिर अपने वो बेटे की अथॉरिटी में है। तो हमेशा एक महिला का जो एग्जिस्टेंस है, बतौर बेटी, बतौर बहन, बतौर वाइफ, बतौर माँ, हमेशा वो किसी न किसी कंट्रोल, किसी न किसी अथॉरिटी में रही है। तो राहुल गांधी उसको चोट करते हैं कि चाहे ये आइडेंटिटीज एक वुमेन की हैं, लेकिन वो आइडेंटिटीज हमेशा अथॉरिटी में नहीं रहनी चाहिए, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है। और जब वो एक कहते हैं कि ये जो सोच है ये मनुस्मृति से आती है, तो मतलब हो सकता है कि एक बड़ा सेक्शन जो है वो इससे नाराज भी हो जाए, जो अपर कास्ट हिंदू है वो इससे नाराज हो जाए कि मनुस्मृति के बारे में आप ऐसा कैसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन बगैर इस बात की परवाह किए कि एक सेक्शन ऑफ वोटर जो है मुझसे वो टूट सकता है, वो एक प्रो वुमेन अपना फेस, एक सोशल जस्टिस वाला अपना फेस जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं।
सोशल जस्टिस वाले फेज की अगर बात करें तो हम ये देखा हमने कि कास्ट सेंसिस के इशू को लेकर वो बहुत आक्रामक रहे। और जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम कास्ट सेंसिस करेंगे तो राहुल गांधी ने उसको अपना अचीवमेंट बताया कि ये है जो चीज़ मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि कास्ट सेंसिस होना चाहिए। उनका स्लोगन क्या था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अब आप वापस चलिए 1990 में, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी थी, तो उस वक्त इनके पिताजी राजीव गांधी जी का भाषण है करीब 2 सवा 2 घंटे का पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उसका विरोध किया है। वो इस हक में नहीं थे कि रिजर्वेशन और बढ़े। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 54% जो है पॉपुलेशन वो बनती है ओबीसीज की, लेकिन 50% की कैपिंग लगाकर उनकी जो रिजर्वेशन है वो 27% दी गई। मीन्स उनकी जो आबादी में जितना हिस्सा है उसके हिसाब से उनको आधी रिजर्वेशन मिलती है। तो और इस रिजर्वेशन का विरोध जो है उस वक्त इनके पिताजी राजीव गांधी जी ने किया था। लेकिन आज हम देखें, राहुल गांधी, उनके पुत्र, उनके सुपुत्र, वो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मीन्स कि अगर ओबीसी की आबादी मोर देन 50% है, 54% है, तो उनकी रिजर्वेशन जो है वो 27% पे ना रुके, वो 54% तक जाए। और ऐसे ही बाकी जो कम्युनिटीज है उनको भी उसी प्रपोर्शन में जो है वो रिजर्वेशन मिले। तो इससे हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो लेगेसी है कांग्रेस की, उस लेगेसी का बोझ अपने सिर पे ढोने को तैयार नहीं है, बल्कि वो आज के वक्त की जो सोशल नीड है, जो पॉलिटिकल नीड है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं और एक नया फेस ऑफ कांग्रेस जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। लास्ट बात करें तो जिस तरह से वो सड़क पर उतरते हैं अब, तो जो एफआईआर करने के लिए वो थाने जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो मैं बैठा हूँ और एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये जो हम जो स्टैंड देख रहे हैं राहुल गांधी का, जिस तरह से वो उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी लगातार डाउन हो रही है, ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इसको डायरेक्शन मिलेगी। और जो वो एक इनविंसिबल छवि मोदी जी की बनाई थी, लार्जर देन लाइफ जो इमेज मोदी जी की बनाई थी, वो इमेज तो उनकी धाराशाही हो चुकी है सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी अपनी पॉलिटिक्स को सामने लेकर आ रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, वुमेन फ्रीडम, वुमेन लिबरेशन की बात बात वो कर रहे हैं, यूथ की वो बात कर रहे हैं, इससे कुछ हो चाहे ना हो, ये जरूर होगा कि जो देश की जो पॉलिटिक्स है, देश की जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब बीजेपी आए या कोई भी पार्टी आए, अब एक बेंचमार्क तो धीरे धीरे सेट हो रहा है कि यार अगर आपने सत्ता में रहना है तो आपको जवाब दे तो रहना पड़ेगा। और ये जो योगदान है ये सीजेपी का प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ सीजेपी एज ए प्रेशर ब्लॉक काम कर रही है कि वो देश के जो स्कूल है वहां पे जाके छापे मार रही है कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है, दिखाओ क्या हो रहा है। वो जो स्कूल की जो पिक्चर्स है वो सामने मारे आ रही है, छत गिर गिर रही है, बच्चे जो है दरी पे बैठ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको मिड डे मील में जो है वो गंदा खाना मिल रहा है। बहुत बुरी हालत जो है स्कूल्स के सामने को हमें सामने देखने को मिल रही है। तो एक तरफ सीजेपी जैसे जो ग्रुप हैं वो प्रेशर ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोगों के बीच में जाकर जो है वो पॉलिटिकल उनकी अवेयरनेस उस हिसाब से कर रहे हैं। तो इससे कुछ और हो चाहे ना हो, इतना जरूर हो जाएगा, देश की डेमोक्रेसी इससे स्ट्रांग होगी। और सत्ता में कोई भी हो उसको इस बात का डर रहेगा कि भैया अगर सत्ता में रहना है तो अकाउंटेबिलिटी तो देनी ही पड़ेगी। तो ये कहना, मतलब मैं अभी उस कंक्लूजन पे तो नहीं जा पा रहा हूं कि देश में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा, सत्ता परिवर्तन आ जाएगा आने वाले वक्त में, 2029 में इलेक्शन है। वो कुछ हो ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी में एक क्वालिटेटिव चेंज हम देखना हमें शुरू हो गया है। और ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अकाउंटेबिलिटी और सवाल ये बहुत ज़रूरी हैं। और जो ये कहे, सवाल पूछने वाले लोगों को जब लेबलिंग करनी शुरू कर दी जाए कि ये अर्बन नक्सल है, ये दिमागी नक्सल है, ये आंदोलनजीवी हैं, इट मीन्स कि आप सवालों से डर रहे हो, आप सवालों से घबरा रहे हो। तो एक लीडर की पॉपुलैरिटी होना एक बात है, लीडर की अकाउंटेबिलिटी होना दूसरी बात है। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में लीडर की पॉपुलैरिटी से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मायने रखती है। ठीक है, आप पॉपुलर हो, अगर आप अच्छे काम करेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी की नीड क्या है? डेमोक्रेसी की नीड पॉपुलर लीडर नहीं है, डेमोक्रेसी की नीड है एक अकाउंटेबल लीडर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।